गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेरी बीमारी श्यामानेली, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। उनका जन्म 1907 में हुआ था और निधन 2003 में हुआ था। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। वैसे तो वो कवि हैं, कविताएं लिखते हैं और अपनी कविता मधुशाला के नाम से वे बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन यहाँ पर हमने एक पाठ के रूप में पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने अपने आत्मकथा का कुछ अंश हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था कि उनको थोड़ी बहुत बीमारियां होती रहती थी, बुखार होता था और उसमें भी वो बहुत ज़्यादा काम किया करते थे। उन्होंने किपलिंग का भी उदाहरण दिया था। आगे हम पढ़ेंगे कि सबसे बड़ी कविताएं सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरूसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। तो उन्होंने 2 कविताएं बहुत बड़ी थी जो बुखार, उनको जो प्लूरूसी नाम की एक बीमारी हुई थी उसमें पढ़े पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित ना करती, मैं अपनी ही जिद में से बीमारी को पराजित कर देता था। वो कहते हैं कि जब मैं जवान था, यंग था, तब तो बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, बल्कि मैं ही बीमारी को भगा देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता, अगर बुखार होता भी तो कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे भूत भागे। अब यहाँ पर लेखक ऐसा बोल रहे हैं, विश्राम तिवारी उनके एक पड़ोसी थे, वो कहते थे कि मार के पीछे भूत भागे। जो हमने कहावत पहले भी सुन रखी है कि मार के पीछे भूत भागते हैं, यानी कि मार के तो कोई भी काम निकाला जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपने खुद के प्रयोग से ऐसा सिद्ध कर दिया था, ऐसा बताया था दुनिया वालों को कि काम के पीछे बुखार भागे, यानी बुखार अगर है और अपना काम कर रहे हैं तो बुखार अपने आप चला जाता है। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। उनको जो बुखार था वो कोई नॉर्मल बुखार नहीं था, उसका संबंध उस तूफान से था, यानी कि इतना ज़्यादा था कि जो उनको 9 महीने से जो बुखार था उसके कारण वो कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था, यानी वो जाते जाते उनको बहुत ही विनाशकारी झटका देकर गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। बीमारी की वजह से उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। वो स्कूल में टीचर थे लेकिन ट्यूशन पर पढ़ाने जाते थे। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी क्योंकि उनको पैसे तो चाहिए ही थी अपने इलाज के लिए, अपना घर खर्च के लिए। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। वो जो किताबें लिखते थे तो वो बिक रही हैं नहीं बिक रही, इतना इसका कोई नियम या इसका कोई ठिकाना नहीं था। कर्ज सिर पर चढ़े थे, उनके सिर पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला और जुलाई आ गई। यानी इतने महीने बुखार चलते चलते ख़त्म ही नहीं हुआ, बंद ही नहीं हुआ या ठीक ही नहीं हुआ और जुलाई का महीना आ गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर जाना ही ना होता। बुखार के इतना बुखार होता कि वो ट्यूशन पर नहीं जा पाते। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था उनको। जुलाई में तो स्कूल खुल जाते हैं इसलिए स्कूल भी जाना पड़ता और वहाँ पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री 102 डिग्री के बीच। यानी उनको कैसा बुखार रहता था, सुबह सुबह तो नहीं रहता था बिल्कुल और शाम होते होते 101 102 डिग्री के बीच में बुखार आ जाता था। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी धीमी खांसी, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती जा रही थी और धीमी धीमी खांसी भी होती जा रही थी। दवा शौकिया दवा बांटू एक होम्योपैथ कर रहा था, यानी कोई अच्छे डॉक्टर से वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रहे थे। कोई एक ऐसा शौकिया कोई था जो दवा देता था होम्योपैथिक, उससे अपना इलाज करा रहे थे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया। एक बीमारी होती है टीवी, जिस तपेदिक भी कहते हैं। तो वो सोचते कि उनको कहीं वो तो नहीं हो गई है, हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। वो कहते अगर मुझे टीबी नाम की बीमारी हो गई होगी तो एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी का इलाज जो है वो उनके बस के बाहर है, बूता यानी बस। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। यानी जब उनकी पत्नी श्यामा को बुखार आया होगा तब उन्होंने ऐसा बोला होगा कि मैं इसका तुम्हारा बुखार ले लेता हूँ। तो कहते हैं कि उस समय क्या मेरी ज़बान पर सरस्वती बैठी थी। हम कहते हैं ना कि कभी कभी कोई बात हम बोलते हैं और सच हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमारे उसकी ज़बान पर सरस्वती बैठी थी जो बात सही हो गई। तो बैठी हूँ तो कितना अच्छा, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है। वो कहते हैं कि उसका बुखार मुझे आ गया है तो मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा जो उनकी पत्नी है वो स्वस्थ हैं, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति ही नहीं जानी है। यानी 6 महीने से वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रही थी, ज्वर मुक्ति यानी कि बुखार से मुक्ति नहीं जानी थी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी।
अब उनके पति जो हैं, श्यामा के पति बीमार थे, तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुल रही थी उनकी बीमारी को लेकर। उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था, यानी अपने अंदर की शक्ति से अपने आप को उसने स्वस्थ कर लिया था कि वह कभी कहीं मेरी चिंता ना बन जाए। वो ये सोचती थी कि अगर मैं बीमार होंगी तो ये मेरी चिंता करेंगे, इसलिए उसने कभी भी ऐसा प्रदर्शित ही नहीं किया। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी नहीं था। उनकी पत्नी श्यामा के अलावा उनकी लेखक की बीमारी का किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। वो जैसे नॉर्मल रूप में काम होते थे वो सारे करते ही रहते थे। गर्मी से तो मैं सभी थोड़े बहुत दुबले हो ही जाते हैं। गर्मी के मौसम में लेखक कह रहे हैं कि थोड़े बहुत तो सब पतले हो ही जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बी के मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। उनकी पत्नी श्यामा ने उनसे कहा कि डॉक्टर बी के मुखर्जी से मैं अपना टेस्ट कराऊं, तो मैंने टाल मटोल कर दिया, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेखक ने मना कर दिया, कह रहे नहीं अभी नहीं, बाद में ऐसा करके। तो उसने ब्रह्मास्त्र एक ऐसा होता है जो जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, मैं जब तक अपने डॉक्टर को ना दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। उसने ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझे पर क्षय का आक्रमण हुआ है, क्षय यानी टीवी। नुस्खा उन्होंने लिख कर दे दिया, उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया। कुछ दिन चिंता मुक्त होकर अपने पूरी तरह आराम करने को कहा। उन्होंने कहा कि टेंशन फ्री होकर घर पे रह के आराम करो। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? अब लेखक को ऐसा लगने लगा वो प्रिस्क्रिप्शन देख कर कि जैसे उनका मौत का संदेश आ गया हो या उनका आखिरी समय आ गया, ऐसा वो सोचते हैं। क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने सारे संकट उठाने आया था? स्वागत के ही साथ विदा की होती तैयारी बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन की मधुशाला। वो अपनी मधुशाला कविता की एक लाइन बोलते हैं कि स्वागत के साथ विदा की होती देखी तैयारी, यानी स्वागत करते ही विदा की तैयारी होती ही मैं देखने लगा, बंद होने लगी खुलते ही। उनके जीवन की जो खिड़की थी वो खुलते ही बंद होने उनको नज़र आने लगी। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं ही कर दी थी? उन्होंने ये जो लाइन अपनी कविता में लिखी थी, तो वो कहते हैं क्या मैंने खुद ही अपनी भविष्यवाणी कर दी थी? सबसे मर्मभेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? वो सोचने लगे, क्या श्यामा की किस्मत में विधवा होना भी लिखा है? मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना। लेखक कहते हैं कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है, वह मुझे कठिन भी नहीं लगता है, लेकिन कठिन क्या लगता है कि उसके पहले, मरने से पहले का जीना। पूरे आराम के अर्थ ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? अब वो सोचते हैं कि पूरे आराम का मतलब क्या है, जो डॉक्टर बी के मुखर्जी ने उनसे कहा था कि मैं ट्यूशनें सारी छोड़ दूँ, स्कूल भी जाना बंद कर दूँ, और अगर ज़्यादा छुट्टी ले लूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ तो बगैर तनख्वाह की, यानी उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी, पगार भी नहीं लगेगी, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम जो कि उनका भाई था, केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते थे। उनकी तनख्वाह बहुत थोड़ी सी थी, कल उनकी बदली हो सकती है, यानी कि ट्रांसफ़र हो सकता है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में ना होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी? किताबों से आमदनी यानी में अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। अब वो सोचते इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा, किताबों की जो आमदनी है उतनी निश्चित भी नहीं है, और कर्ज है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर वह तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। लेखक ने जैसे ही उनको अपनी बीमारी के बारे में बताया तो वह काँप गई, लेकिन तुरंत वह अपने आप को उसने संभाल लिया। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका काँपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। जैसे उसने जान लिया था कि अगर लेखक ऐसा देखेंगे कि ये बहुत बड़ा उसको सदमा लगा है तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा ही मार गया। जैसे ही उनके माता पिता को उनकी बीमारी जो टीबी के बारे में पता चला तो वो एकदम लकवा जैसे हो गए। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, उनके पिताजी ने उनको समझाया, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता में एक सांस लेकर रह गए, क्योंकि उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो एक लंबी सांस लेकर चुप रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली। उन्होंने अपने ट्यूशन और स्कूल से थोड़े दिन की छुट्टी लेकर अपनी किताबों की बिक्री के जो पैसे मिले थे उससे उनकी दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। श्यामा जो है वो सेवा करने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने को कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता है तो चिंता के लिए समय ही कहाँ, अब तो चिंता ही चिंता थी करने को। लेखक कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि निश्चिंत होकर आराम करो,
लेकिन अब जब बहुत कुछ काम रहता है, यानी दिन भर पूरे दिन बिजी रहते हैं, तो टेंशन करने के लिए टाइम ही नहीं रहता है। लेकिन अब तो वो बिस्तर पर लेटे हैं तो टाइम ही टाइम है उनको चिंता करने के लिए। विशेष चिंता थी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। उनको सबसे ज़्यादा चिंता, उनको कर्जा जो उनके ऊपर हो गया था उसकी चिंता हो रही थी। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्त तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी मेरे साथ साख से जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। अब लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे मेरा इलाज ना हो, लेकिन मैंने जो कर्ज लिया है उसकी किस्तें तो मुझे भेजनी ही पड़ेंगी, जानी ही चाहिए। अगर मैं नियमित रूप से वो नहीं भेजी तो मेरी साख यानी कि मेरी इज्जत जो है वो चली जाएगी, और उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। यानी कि इज्जत का जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत हो जाएगी, ऐसा लेखक कहते हैं।